हेलो दोस्तों, आज है 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं, बिहार चुनाव को लेकर जो अपडेट चल रहे हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अंतिम चरण के मतदान भी संपन्न हो गए हैं। मुस्लिम बहुल किशनगंज में सबसे ज्यादा 77.75% मतदान हुआ। नवादा में सबसे कम 57.76% वोट पड़े हैं। कुल मिलाकर दूसरे और आखिरी फेज में 20 जिलों की 122 सीटों पर बिहार में 68.79% मतदान हुआ है और दोनों चरणों को मिलाकर देखें तो कुल 66.90% मतदान हुआ है। पहले फेज में 65.08% वोटिंग हुई थी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर पिछले साल 2020 में वोटिंग प्रतिशत देखें तो 2020 में 57% वोटिंग हुई थी, तो इस हिसाब से तो इस बार 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। महिलाओं का वोटिंग परसेंट भी 8.8% ज्यादा रहा। बम्पर वोटिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने यह दावा किया कि दूसरे फेज की 122 सीटों से हम 80 जीतने वाले हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है। रुझानों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। 17 एजेंसियों के सर्वे में बिहार में एनडीए सरकार बनती दिख रही है। यानी बिहार चुनाव के एग्जिट पोल में एनडीए की बड़ी बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 83 सीटों पर सिमटता दिख रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बिहार में आपको बताएं कुल 243 सीटें हैं और बहुमत के लिए 122 सीटों का आंकड़ा चाहिए। फिलहाल 17 एग्जिट पोल का पोल ऑफ पोल्स को देखें तो एनडीए को 154, महागठबंधन को 83 और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी बेअसर नजर आ रही है। 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। ये एग्जिट पोल के रिजल्ट और आंकड़े हैं। हालांकि जो रिजल्ट है वो 14 नवंबर को आएगा। तो ये 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस न्यूज चैनल या एजेंसी ने कितनी सीटें किसके खाते में दिखाई है, जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। 7 एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही है। वैसे आपको बताएं पिछले 2 चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं और इन एग्जिट पोल्स में लगभग सभी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान जताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है। जिन सीटों पर वोटिंग हुई उनमें जम्मू कश्मीर की बडगाम और नागरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डंपा और उड़ीसा की नुआपाड़ा सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर में 2 विधानसभा सीटें बडगाम और नगरोटा अक्टूबर 2024 से खाली हैं। वोटर टर्नआउट क्या रहा, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। सीट वाइज आंकड़ा दिखाया गया है। राजस्थान की अंता सीट पर 80.1% मतदान हुआ है। हालांकि इसमें अपडेट जो फाइनल अपडेट आने वो बाकी हैं। अंता में आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है। इस बार कांग्रेस के बागी नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोककर उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाया और ऐसे में अब यहाँ कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया, बीजेपी से मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पंजाब की तरनतारन विधानसभा सीट में 60.95% वोटिंग हुई है। झारखंड की घाटशिला सीट में 73.88% वोटिंग हुई। कश्मीर की नगरोटा सीट पर 74.63% और बडगाम सीट पर 49.92% वोटिंग हुई है। तेलंगाना की जुबली हिल सीट पर 47.16% वोटिंग हुई है। वहीं उड़ीसा में नुआपाड़ा विधानसभा सीट पर 75.37% वोटिंग हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 6 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। एक जिंदा पकड़ में आया। उनकी बॉडी और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले में जवानों ने 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। इसमें 3 महिला नक्सली भी शामिल है। साथ ही आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चुनाव आयोग से अलग अलग जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बताएं, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को यह ऐलान किया था कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक एसआईआर प्रक्रिया होगी और बिहार ऐसा पहला राज्य बना जहां पर एसआईआर को लागू किया गया है। एसआईआर को लेकर लगातार खबरें आप सुनते होंगे। एसआईआर आखिर ये है क्या? दरअसल दोस्तों ये चुनाव आयोग की एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है और इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नामों को हटाया जाता है। वोटर लिस्ट में नाम और पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। साथ ही आप देखिए, भारतीय कंपनियों ने रशियन ऑयल के ऑर्डर देने बंद किए। दिसंबर से रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। कुल मिलाकर ताजा अपडेट रिपोर्ट यह है कि भारत ने दिसंबर महीने की डिलीवरी के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद में बढ़ोतरी
कटौती की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 5 प्रमुख रिफाइनरी कंपनियों ने दिसंबर के लिए कोई भी नया ऑर्डर नहीं दिया है। ये फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत अमेरिका व्यापार वार्ताओं के बीच लिया गया है। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया था और इधर खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे। कहा कि नई ट्रेड डील जल्दी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को जानकारी दी और कहा कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। इधर आप देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अदालत में फैसला, सुरक्षित महिलाओं पर टिप्पणी की थी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ महिलाओं पर की गई टिप्पणी के मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन पर वृंदावन रोड पर एक कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप हैं। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर उन्हें तलब किया था। फिलहाल अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है और अब अदालत के फैसले का इंतजार है। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लासें चलेगी। AQI 423 बताया गया। ग्रेप 3 लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन और तोड़ फोड़ पर भी रोक लग गई है। देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इस सीजन की सबसे खराब वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी दर्ज की गई। कई जगहों का AQI 423 पहुंच गया। वहीं दिल्ली में शिक्षा विभाग ने कक्षा 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में कक्षाएं चलेगी। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने या घर से ऑनलाइन क्लास करवाने का फैसला कर सकते हैं। साथ ही पूरे दिल्ली NCR में ग्रेप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। और इसमें होगा क्या दोस्तों कि दिल्ली NCR में सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एजेंसियों को मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी के छिड़काव से प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए हैं। इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में सोमवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इधर आप देखिए, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको बताते हैं। दिल्ली सदमे में है। CM रेखा गुप्ता ने पीड़ितों के लिए फिलहाल मुआवजे का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। विकलांग लोगों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आपको पता ही है, दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट ने देश भर को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में 10 लोगों ने जाने गंवाई और 20 से ज्यादा लोग अभी जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जो भी व्यक्ति इस हमले में घायल हुआ है उसके इलाज की पूरी व्यवस्था भी दिल्ली सरकार करेगी। वहीं दिल्ली को दहलाने में 5 डॉक्टरों का नाम सामने आ रहा है और इसमें वो डॉक्टर भी शामिल हैं जो ब्लास्ट वाली कार में सवार था। उसका नाम डॉक्टर उमर है, उसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर मुजमिल, शकील और डॉक्टर आदिल भी घेरे में। इन्हें पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। 5 डॉक्टरों की इस गैंग को दिल्ली ब्लास्ट के लिए फिलहाल जिम्मेदार बताया जा रहा है। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद के कई नए CCTV फुटेज भी सामने आए हैं। जांच टीम ने 42 सबूत भी इकट्ठे किए हैं। ये ब्लास्ट लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास सोमवार शाम 6:52 पर हुआ था। वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। PM मोदी ने भूटान में कार्यक्रम के दौरान कहा कि साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। PM मोदी ने पूरे मामले में बड़े स्तर पर जांच कराने की बात भी कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जांच चल रही है, हम जांच की तह तक जाएंगे, जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और सरकार एक एक चीज की जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद एक्शन होगा। वहीं दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वाले लोगों के लिए भूटान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रक्षा मंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जांच एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं और समय आने पर पूरे मामले की जांच सार्वजनिक की जाएगी। उन्होंने भी कहा कि मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली ब्लास्ट की खबर आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खुद एक्टिव हो गए। घटना स्थल पर भी पहुंचे थे, हॉस्पिटल भी गए, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने आया था। वहीं अमित शाह ने इस मामले में इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक भी की है। अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं, करीब 30 घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और एक्सक्लूसिव खबर ये भी आ रही कि वो ब्लास्ट दिल्ली में नहीं उत्तर प्रदेश में होना था और ऐसा दावा किया जा रहा है कि लखनऊ और बड़े धार्मिक स्थलों को दहलाने की इनकी प्लानिंग थी। यानी दरअसल दोस्तों, दिल्ली में जो सोमवार शाम को धमाका हुआ उसे 460 किलोमीटर दूर यूपी में करने की प्लानिंग थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात ATS से मिले इस इनपुट ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए थे। यूपी के एक सीनियर अफसर के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस को इस तरह के इनपुट पहले से मिल रहे थे, जिसके चलते निगरानी बढ़ाई गई थी। आतंकियों के मुख्य निशाने पर यूपी की राजधानी लखनऊ थी। इनके अलावा कई और बड़े शहर भी टारगेट पर थे। इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर फेक NIA अफसर बनकर ड्रग्स तस्करी करने के मामले में थाईलैंड से आई एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। 11 किलो वीड के साथ ये फर्जी महिला NIA अफसर अरेस्ट की गई। यानी देश की राजधानी दिल्ली में फर्जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अधिकारी बनकर ड्रग्स तस्करी का ये मामला सामने आया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने एयरपोर्ट से इस महिला को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तार महिला थाईलैंड
इंग्लैंड से आई थी। साथ ही आप देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई, कुछ ही घंटों में 32,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में बड़ा कोहराम मच गया है। बुरी खबर कराची से आई है, जहां पर लाखों लोगों को मोटा नुकसान हो गया। ये नुकसान करीब 32,000 करोड़ रुपए का हो सकता है और ये नुकसान शेयर मार्केट में हुआ है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने जांच के दौरान एक दिल्ली नंबर टैक्सी से 1 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। गाड़ी में 4 युवक सवार थे और ये चारों गाड़ी से जज्जर की तरफ जा रहे थे। चारों से जब केस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। फिलहाल पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद रोहतक पुलिस ने नाकेबंदी लगाई हुई थी और शक के आधार पर कार को जांच के लिए रुकवाया गया और ऐसे में बैग से 500 रुपए की गड्डियां बरामद हुई। यूएस से बड़ी खबर आई है, यूएस में 41 दिन से जारी शटडाउन अब जल्द ही खत्म हो सकता है। बिल सीनेट से पास हो गया और हाउस को भेजा गया है, यानी अमेरिका में 41 दिन का जो शटडाउन है वो लगभग खत्म होने वाला है। सीनेट ने 60-40 से फंडिंग बिल पास किया है। ये बिल संघीय कर्मचारियों की छटनी रोकता है, एसएनएपी फूड सब्सिडी फंड करता है। अब बिल हाउस में जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के वकील ने कहा कि बीबीसी से माफी मंगवा कर रहेंगे, कानूनी नोटिस भेजा है, एडिटेड वीडियो चलाया था और अब 8,400 करोड़ रुपए देने पड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया संगठन बीबीसी पर $1 अरब यानी करीब 8,400 करोड़ रुपए का मुकदमा करने की धमकी दी है। ट्रंप के वकीलों ने बीबीसी को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया कि अगर संस्था ने अपने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री पर माफी नहीं मांगी तो उस पर मुकदमा किया जाएगा। यूनूस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी बांग्लादेश की 8 कट्टर मुस्लिम पार्टियां। जी हां, बांग्लादेश में नोबेल विजेता डॉक्टर यूनूस की सरकार के खिलाफ 8 कट्टर इस्लामी पार्टियां एकजुट होकर सड़कों पर उतर आई हैं। इनका आरोप है कि यूनूस सरकार जनता की राय को दरकिनार कर रही है और जुलाई नेशनल चार्टर को कानूनी दर्जा देने से बच रही है। इन पार्टियों ने 5 सूत्री मांगे भी रखी है। इधर मुकेश अंबानी की रिलायंस पर सीबीआई जांच संभव। ओएनजीसी पाइपलाइन से 13,700 करोड़ की गैस चोरी का आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी आरआईएल पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के वेल्स से $1.55 अरब यानी करीब 13,700 करोड़ रुपए की नेचुरल गैस चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर फिलहाल नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई तो अब 18 नवंबर को होगी। इधर हरियाणा से बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में राहत मिलेगी। ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को यह बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा कर दी है। यानी नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले ही मिल चुका है। हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला पहले ही किया जा चुका है, जिसमें राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरियों में 1%, ग्रुप सी में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही हरियाणा से एक और बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा के सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले प्राथमिक शिक्षकों को 3 प्रतिपूर्ति अवकाश मिलेंगे। शिक्षकों को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये अवकाश मिलेंगे। इसके अलावा जेबीटी सेवा नियमावली में संशोधन और तबादलों पर भी सहमति बनी है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में होगी 5,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती। 5,346 स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने इसके लिए वैकेंसी निकाली है। इधर आप देखिए रफ्तार की दुनिया में एक नई क्रांति आई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने स्पीड ट्रायल में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनाया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में स्पीड टेस्ट यानी गति परीक्षण के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार प्राप्त करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मिशन रफ्तार की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में केरल के 2 छात्रों से मारपीट की घटना पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि हम एक देश हैं, हिंदी बोलने को मजबूर करना, लुंगी का मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसे सांस्कृतिक और नस्लीय भेदभाव के मामलों को लेकर गंभीर होना चाहिए। अयोध्या में इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर धवन पर भगवा ध्वज फहराएंगे। योगी सरकार की भव्य तैयारियों के तहत अयोध्या को एक बार फिर से दीपावली से भी ज्यादा सजाया जा रहा है, यानी रामनगरी अयोध्या एक बार फिर देश और दुनिया की खबरों में है। साथ ही चंडीगढ़ से बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराध में हाईकोर्ट का फैसला। कहा कि ये निजी दायरे से परे हैं, निजी समझौते से नहीं हो सकता मामले का निपटारा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि सरकारी कर्तव्यों का पालन कर रहे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराधों का निजी समझौतों के जरिए निपटारा नहीं किया जा सकता। जब किसी लोक सेवक के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है तो
तो ये निजी दायरे से परे जाकर सार्वजनिक हित का मामला बन जाता है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही 27 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी की गई है। 2 नई समितियां भी बनाई गई हैं। उत्तराखंड में 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव, 33,000 से ज्यादा पद खाली हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114 पद, ग्राम प्रधान के 22 पद, जिला पंचायत सदस्य का 1 पद और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 पद खाली पड़े हैं। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में उपचुनाव कराए जाएंगे। मतदान 20 नवंबर को होगा। मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी। और मुंबई से बड़ी खबर देखिए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव से जुड़ी खबर है। वार्ड आरक्षण की लॉटरी घोषित हो गई है। कई नेताओं का भविष्य दांव पर। मुंबई महानगर पालिका के वार्ड आरक्षण की लॉटरी घोषित हो गई है। 227 सीटों वाली मनपा में 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। SC, ST और OBC के लिए भी विशेष कोटा तय किया गया है। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। नासिक, नागपुर और धाराशिव जिला केंद्रीय बैंकों को 827 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई ताकि किसान भाइयों को लोन मिल सके। अदालतों और न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को भी हरी झंडी मिली है। वहीं आप देखिए, काठमांडू के JNZ प्रदर्शनों के बाद भारत नेपाल के सुरक्षा बल पहली बार दिल्ली में मिल रहे हैं। SSB और APF की 9वीं वार्षिक बैठक का मुख्य एजेंडा सीमा सुरक्षा मजबूत करना, खुफिया जानकारी साझा करना और सीमा पार अपराधों को रोकना है। इधर आपको बताएं, वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 12 नवंबर को सरकारी बैंकों के साथ होने वाली समीक्षा बैठक में उनके वित्तीय आंकड़ों के अलावा सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा होगी। वहीं भारत की रोजगार योग्यता बढ़कर 56.35% हो गई है, जो पिछले साल 54.81% थी। ये रिपोर्ट ये भी बता रही है कि देश के 90% कर्मचारी जनरेटिव AI टूल्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक रोजगार में सबसे आगे हैं। डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी एक बार बड़ी खबर फिर से सामने आई। मुंबई में एक हैरान करने वाला साइबर फ्रॉड सामने आया। दक्षिण मुंबई के 60 साल के एक व्यवसायी को ठगों ने कानून व्यवस्था के बड़े अफसर बनकर पूरी रात वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखा और 53 लाख रुपए ठग लिए। और तो और आप देखिए, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब वे आम जन के साथ साथ न्यायाधीशों के घरों को भी निशाना बना रहे हैं। जज साहब के घर का ताला तोड़कर 40,000 नकदी ले उड़े चोर। CCTV के आधार पर फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। इधर आपको बताएं, मंगलवार को न्यूयॉर्क शहर में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। जो घूमने वगैरह जा रहे हैं तो उनके लिए अपडेट है। न्यूयॉर्क में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। आर्कटिक हवा से 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। अलर्ट भी जारी हुआ है। न्यूयॉर्क शहर में इस वक्त 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। शहर में फिसलन भरी सड़कों पर अलर्ट भी है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, इंश्योरेंस से जुड़ी है बड़ी खबर। जीवन बीमा प्रीमियम में अक्टूबर में 12% की बढ़ोतरी हुई है। GST दरों में कमी का फायदा दिखा। अक्टूबर में भारत की जीवन बीमा कंपनियों के नए प्रीमियम में 12.1% की बढ़ोतरी हुई, जो 34,007 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और IRDA के डेटा के मुताबिक ये अपडेट है। राजस्थान में सर्दी बरकरार है। शीतलहर का असर भी देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं के चलते राजस्थान में सर्दी चल रही है। इधर जयपुर नगर निगम 1 हो गया है, लेकिन 2 की तरह काम करेगा। ग्रेटर एरिया को पार्ट 1 और हेरिटेज को पार्ट 2 बनाया गया है। एक अतिरिक्त कमिश्नर भी नियुक्त किए गए। राजस्थान में RJS 2025 मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। जनरल कैटेगरी में 150 अंक कट ऑफ है। सिविल जज पद पर सीधी भर्ती के लिए हुई राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट मंगलवार रात को जारी कर दिए गए। अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों के इंटरव्यू की तारीखें अब शीघ्र ही अधिसूचित की जाएगी। वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है। एक IAS दंपति के बीच विवाद हो गया है। पत्नी ने पति के खिलाफ प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों की FIR करवाई। राजस्थान राज्य के वरिष्ठ IAS दंपति के बीच ये पारिवारिक विवाद सामने आया है। वित्त विभाग की संयुक्त सचिव भारती दीक्षित 2014 बैच की IAS अफसर हैं। उन्होंने अपने पति और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक आशीष मोदी के खिलाफ 7 नवंबर को SMS थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दोनों ही राज्य के वरिष्ठ IAS हैं। फिलहाल इस तरह का मामला प्रशासनिक हलकों में चर्चा में है। चलिए, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बिना चीर फाड़ के पित्त की पथरी निकाली गई, यानी पित्त का स्टोन निकाला गया। जयपुर से ये बड़ी खबर आई है। एपेक्स हॉस्पिटल मानसरोवर में मंगलवार को ERCP की वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इस वर्कशॉप में SMS हॉस्पिटल के गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर राकेश कुमार यादव ने तकनीक का लाइव डेमो भी दिया और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। डॉक्टर यादव ने बताया कि एक एंडोस्कोपी प्रक्रिया है जिसमें पित्त की नली के स्टोन या ट्यूमर को लेजर से तोड़कर बाहर निकाला जाता है। पुरानी प्रक्रिया में मरीज को 8 टांके आते थे, जबकि ERCP में कोई भी टांका नहीं आता है और मरीज 6 घंटे के भीतर ही सामान्य गतिविधियों के लिए तैयार हो जाता है। और पूरे राजस्थान में अब इस तरह की तकनीक, इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। पित्त का स्टोन और पित्त की पथरी को लेकर लगातार हम देखते ही हैं कि ऑपरेशन में किस तरह से दिक्कतें आती है, लेकिन ये नई तकनीक से अब ऑपरेशन होने लगे हैं। इधर देखिए आप, रेलवे 15 नवंबर को मेगा कैंप लगाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान से जुड़ी खबर है। 15 नवंबर को
75 स्टेशनों पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी डीएलसी मेगा कैंप का आयोजन करेगा और इस अभियान का लक्ष्य रहेगा कि लगभग 25,000 सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जागरूक किया जाएगा। आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सेंट्रोसोम के रहस्यों को सुलझाया है। कैंसर और दुर्लभ रोगों के इलाज की नई राहें खुली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी जोधपुर में एक शोध पर काम किया जा रहा है, जिसमें कैंसर को वहीं पर रोकने और स्वस्थ कोशिकाओं को क्षति न पहुंचाने पर काम हो रहा है। वहीं राजस्थान में उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर एक ऐप तैयार किया है, जिससे अब घर बैठे ही एडमिशन कार्ड, मार्कशीट, एग्जाम शेड्यूल, रिजल्ट वगैरह सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेगी। राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सकों को भी हाईकोर्ट से राहत मिली है। नियुक्ति की पहली तिथि से ही नियमित माना जाएगा। सरकार की अपीलें खारिज हो गई हैं। अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सकों को नियुक्ति की पहली तारीख से नियमित माना गया है, इसलिए आयुर्वेद चिकित्सकों को इससे वंचित रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इधर गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए तय है। रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए सरकार ने एमएसपी दरें घोषित की हैं। केंद्र सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा कर दी है। राजस्थान के राजसमंद के कुंभलगढ़ फेस्टिवल 1 से 3 नवंबर तक, राजसमंद में कुंभलगढ़ में 1 से 3 नवंबर तक कुंभलगढ़ फेस्टिवल का आयोजन होगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से खबर, शिमला जैसा ठंडा भोपाल, मसूरी से ज्यादा सर्द इंदौर रहा। 14 जिलों में सीवियर कोल्ड वेव का अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश में जम्मू और हिमाचल की बर्फबारी का असर दिखाई दे रहा है। वहीं देखिए आप मध्य प्रदेश में अब हर नर्मदा परिक्रमा वासी को प्रमाण पत्र मिलेगा। सरकार परिक्रमा वासियों का डेटा अपडेट करेगी, रास्ते में आसानी होगी। मध्य प्रदेश में अब हर नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी सरकार के पास होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नर्मदा नदी और नर्मदा परिक्रमा मार्ग से जुड़े जिलों की ग्राम पंचायतों को आदेश दिए हैं कि वे परिक्रमा वासियों को प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को देवास आएंगे। भावांतर योजना शुभारंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं। 1,32,000 किसान भाइयों को 300 करोड़ रुपए का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के 179 वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 1 मार्च 2026 को वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएंगे। सरकार की ओर से ये यात्रा फ्री में है और इसमें मध्य प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे जिनकी आयु 60 साल से अधिक है तथा वे आयकरदाता नहीं है। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 30 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। महिलाओं के मामले में आयु सीमा में 2 साल की छूट भी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 14 नवंबर शुक्रवार को नवा रायपुर में कैबिनेट की बैठक होगी। लखनऊ में 50 बीघा में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया। 6 व्यावसायिक निर्माण भी सील किए गए। काकोरी क्षेत्र में करीब 50 बीघा भूमि पर की जा रही 12 अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। इधर आप देखिए नोएडा में भी ग्रेप 3 लागू, कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए गए हैं। सिर्फ जरूरी कंस्ट्रक्शन ही हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देगी योगी सरकार। 1 दिसंबर से इन लोगों को मिलेगी 25% की छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 1 दिसंबर से 25% की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जिन पर बिजली बिल बकाया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से बकाया राशि की वसूली को बढ़ावा देना, यानी 1 दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू हो जाएगी। ऐसे उपभोक्ता यदि एक बार में पूरा बकाया जमा करते हैं तो उन्हें बकाये पर ब्याज यानी सरचार्ज में 100% छूट के साथ ही मूलधन में भी 25% की छूट मिलेगी। योजना के तहत ये छूट 3 चरणों में दी जाएगी। डिटेल और आप देख सकते हैं। यूपी में गन्ना किसान भाइयों के लिए भी बड़ी खबर है। गन्ना विभाग ने किसानों से गन्ना आपूर्ति संबंधी कार्यों को समय पर पूरा करने की अपील की है। ऐसा न करने पर उन्हें गन्ना पर्ची मिलने में परेशानी हो सकती है। विभाग ने किसानों को गन्ना खेती से जुड़ी जानकारियों के लिए वेबसाइट देखने को भी कहा है। पंजाब में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया आसान हुई, अब नहीं देनी होगी टेस्ट रिपोर्ट। बड़ी खबर आई है। मंत्री अरोड़ा ने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू किया गया, यानी पंजाब में बिजली कनेक्शन लेना पहले से और आसान हो गया है। बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा ने मंगलवार को यह घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बिजली क्षेत्र में 2 बड़े सुधार किए हैं। पहला यह कि नए कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और दूसरा यह कि लाइनमैन ट्रेड में 2600 युवाओं के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं चंडीगढ़ डीसी की फर्जी वीजा एजेंटों को चेतावनी, बोले कि एसडीएम कार्यालय में जानकारी दें। चंडीगढ़ में भी विदेश भेजने के नाम पर रोजाना लोग लाखों की ठगी के शिकार हो रहे हैं। झारखंड से जुड़ा अपडेट देखिए। झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। इसमें दोस्तों होगा क्या कि प्राइवेट व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के शुल्क निर्धारण में प्राइवेट कॉलेजों की मनमानी फीस पर रोक लगेगी। सरकार शुल्क निर्धारण करेगी। गोप्रो के 2 नए एक्शन कैमरा और एआई गिम्बल भारत में लॉन्च हो गए हैं। ब्लॉगर्स, फोटो और वीडियो बनाने वालों के लिए अपडेट है। वहीं यामा का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर
भी पेश हो गया है। सिंगल चार्ज में 106 किलोमीटर की रेंज देगा और इसमें कई नए लेटेस्ट फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी जनरल भर्ती परीक्षा 2025 का फेज फर्स्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवार अब फेज 2 परीक्षा में शामिल होंगे। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 336 अंक बढ़कर 83,871 पर बंद हुआ। निफ्टी में 121 अंकों की तेजी रही और 25,695 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव, सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना 1688 रुपए बढ़कर 1,24,129 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 3,117 रुपए बढ़कर 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 12 नवंबर बुधवार को वृष राशि के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। मिथुन राशि वालों को मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। सिंह राशि के नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के योग भी हैं। तुला राशि वालों की इनकम के रुके हुए सोर्स दोबारा शुरू होंगे। धनु राशि वालों की प्रॉपर्टी की बड़ी डील हो सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने राज्य और जिले का नाम भी जरूर लिखिए ताकि आपके राज्य और जिले से जुड़े अपडेट भी हम वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।